जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। जैसा कि मैंने आपको पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो हम लोग इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो कि बहुविकल्पी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन को मैं आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में उसका पीडीएफ दे दूंगा। तो आप लोग चलिए हम लोग पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आज हमारा पहला स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्क मार्ग मुख्य रूप से किन महाद्वीपों को जोड़ता था। ये जो भी मैं आप लोग को प्रश्न कराऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। जैसा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो अभी मात्र 1 महीना अब रह गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 दिनों में आप लोग का पूरा इतिहास को जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे वो सभी को हम लोग कवर इस चैनल पे करा देंगे। ठीक, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेगा। ठीक, पहला प्रश्न कर रहा है कि सिल्क मार्ग मुख्य रूप से किन महाद्वीपों को जोड़ता है। एशिया और अमेरिका को, एशिया यूरोप और उत्तरी अमेरिका को, कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को, कि अफ्रीका और अमेरिकन को। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो सिल्क मार्ग था, सिल्क मार्ग से हम लोग का जो व्यापारी सब आते थे और आते जाते थे, तो ये एशिया यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को ये जोड़ता है। ठीक, यहाँ से देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए बोल रहा है कि ऐसा माना जाता है कि नूडल्स किस देश से पश्चिमी देश पहुंचे थे जहां उनमें स्पैघेटी का जन्म हुआ था। यानी कि जो हम लोग नूडल्स यानी कि मैगी जो खाते हैं वो उसका जन्म किस देश से हुआ था। ये हुआ था आप लोग का चाइना से। ये आप लोग याद रखना है क्योंकि वहीं के लोग पहले खाते थे, अब तो पूरे भारत में सब खा रहे हैं। ठीक, तो देखिए और इसका यहाँ पे व्याख्या है। तो आप लोग व्याख्या आप लोग को रोक रोक पढ़ना है क्योंकि जब आप व्याख्या पढ़े रहेंगे तो आप लोग इस चैप्टर के बारे में और अच्छा विस्तृत ज्ञान हो पाएगा। तो आप लोग ये आपको फायदा करेगा जब लॉन्ग आंसर लिखेंगे उसमें फायदा करेगा। क्योंकि आपका लॉन्ग में इतिहास के पेपर यही होता है कि जितना आपका नॉलेज रहेगा उतना आप लिखते रहेंगे, आपका क्वेश्चन याद रहे या न रहे। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आपको आना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव एकदम डायरेक्ट 1 नंबर आएगा, नहीं तो 1 नंबर जाएगा। ये इसमें सीन होता है। ठीक, देखिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि आलू, सोया, मक्का, टमाटर और मिर्च जैसे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में कब पहुंचा था। जब ये आलू सोया, जब ये समय हम लोग ये जो मुख्य भोजन हो गया, ये पहले कहाँ से ये यूरोप और एशिया में कब ये पहुंचा था। इससे पहले कुछ दूसरा भोजन रहा होगा। तो ये देखिए ये जब कोलंबस द्वारा अमेरिका की जब खोज के बाद ये सब उधर आया था। ये हम लोग के यानी कि यूरोप और एशिया में आया था। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 1845 क्या कर रहा है, यहाँ थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, सफेद अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए कह रहा है कि 1845 से 1849 के बीच भयानक आलू अकाल किस देश में पड़ा था। ये आप लोग याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इंग्लैंड की, स्पेन की, आयरलैंड की, फ्रांस। तो हम लोग इसको फटाफट सब कर रहे हैं। तो देखिए आपको ये आयरलैंड याद रखना है कि आयरलैंड में 1845 से लेकर 1849 के बीच में भयानक आलू का अकाल पड़ गया था। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। देखिए आयरलैंड के गरीब किसान आलू पर इतने निर्भर हो गए थे कि जब 1840 के दशक में आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी से मर गए। इसे आयरिश पोटैटो भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखना क्योंकि आप लोग ये शॉर्ट यानी कि 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयरिश पोटैटो से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको लिखना है कि ये जो आयरिश पोटैटो है ये आलू भूखमरी से ये संबंधित है। ये आप लोग इसको बना के इसको लिख देंगे। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को जीतने के लिए किस जैविक हथियार का अनजाने में इस्तेमाल किया था। अब बताओ कि ये जब उस समय लड़ाइयां लड़ी जाती थी तो वो छल कपट सब कुछ चलता था। तो उस समय स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को जीतने के लिए किस जैविक हथियार का अनजाने में इस्तेमाल किया था। तो ये आप लोग का चेचक यानी स्मॉल पॉक्स ये आप लोग को अपनाया गया था क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ठीक, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि छठवां प्रश्न कह रहा है कि 17वीं सदी में यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर मानकर खोजने निकले थे। ठीक, तो ये हो जाए एल डिराडो को, एल डिराडो, ये एल डिराडो को ये सोने का शहर मानकर ये खोजने के लिए निकले थे। ठीक, यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसका अगर आप लोग देख लीजिए इसका व्याख्या क्या कर रहा है कि यूरोपीय लोगों के बीच की किंवदंती फैल गई थी कि दक्षिण अमेरिका में एल डिराडो नाम का एक सोने का शहर है। इसकी खोज में कई अभियान चलाए गए थे। बताओ ये झूठों का सब
ये यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न कर रहा है कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने वाले कानून को क्या कहते हैं? यानी कि जो मक्का पर कानून, जो पाबंदी लगाने को कानून को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्नला। क्या बोलते हैं इसको? कार्नला। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक। अब देखिए कार्नला क्या है। ब्रिटेन के भू स्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इन कानूनों को कार्नला कहा जाता था। बाद में उद्योगपतियों के विरोध में इसके कारण से इसे हटाना पड़ता। अब ये भी आप लोग का 2 नंबर प्रश्न आ सकता है कि कार्नला क्या है? क्या है कार्नला? क्या है? कार्नला क्या है? ये मक्का से संबंधित है। जब आप इतना जब आपके दिमाग में आएगा ये मक्का से संबंधित है तो आप उसको बना के लिख देंगे, ठीक। चलिए हम 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 19वीं सदी में बेहतर भविष्य की चाह में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? 19वीं सदी के दशक में, यानी कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो ये लगभग 5 करोड़ लोग जो कि इधर से, कहां से, तो भविष्य की चाह में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये बस गए थे, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1890 प्रश्न कर रहा है कि 1890 के दशक तक रेफ्रिजरेशन तकनीक आने के बाद मांस का निर्यात किस रूप में होने लगा? रेफ्रिजरेशन ये 1890 के दशक में आया था, यानी कि इस समय का फ्रीज उसी बोलते हैं, उसी का नाम है फ्रीज। तो ये उसमें अब क्या हुआ कि जब मांस काट काट कर उसको इसमें रख कर कई दिनों तो ये बेचने का काम शुरू हो गया था, ठीक। आज भी वही उत्सव हो रहा है कि जहाँ पे अगर जाओगे मीट वाली दुकान पे तो वहां पे होता है कि आज का मुर्गा कटा हुआ आपको 2 दिन में वो देता है। आप क्या चीज जानेंगे? अगर इसलिए आप कहीं जाते हैं, अगर मतलब खाते पीते होंगे तो सामने से कटवाइए, ठीक। यहाँ पे देखिए अब कहेंगे कि सर जी कह रहे हैं कि मांस खाओ। मांस नहीं, जो खाता है उसके लिए मैं बोला हूँ। देखिए 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने बर्लिन में बैठक करके किस महाद्वीप का नक्शा लेकर आपस में बंटवारा किए थे? तो ये 1885 में यूरोप के ताकतवर जो देश थे वो बर्लिन में बैठकर ये अफ्रीका का जो नक्शा लेकर ये बंटवारा किए थे, ठीक। चलिए हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए जो मैं आपको बता दूं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है 2 नंबर 3 नंबर में, मैं उसका भी अलग से आप लोगों में बता रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को ध्यान देना है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में कौन सी विनाशकारी पशु बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी? तो ये उसमें फैला था आप लोग का ये रिंडर पेस्ट। क्या ये फैला था? रिंडर पेस्ट। ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए रिंडर पेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये भी आप लोग आ सकता है। देखिए रिंडर पेस्ट, तो रिंडर पेस्ट नामक मवेशी प्लेग एशियाई जानवरों के जरिए अफ्रीका पहुंचा, जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे अफ्रीकी लोगों की आजीविका नष्ट हो गई। आजीविका मतलब जो वहां पे जो आप लोग मवेशी पालते हैं तो वो क्या हम लोग आजीविका नहीं होती है, जो हम लोग भैंस पालते हैं। तो देखिए 12 प्रश्न क्या कर रहा है? 12 प्रश्न कर रहा है कि रिंडर पेस्ट बीमारी ने अफ्रीका के लगभग कितने प्रतिशत मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया? यानी कि जो रिंडर पेस्ट था कितने परसेंट मवेशियों को मौत के, तो ये 90%। अब सोचिए कि जिस देश में या जिस शहर में 90% जो पशुपाल के आदमी जीविका चला रहा है, जैसे भैंस गोरु है, लोग उस पे जो जीविका चला रहा है, अगर वो 90% खत्म हो जाए तो बताओ कितने लोगों की जो घर द्वार आपका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब रिंडर पेस्ट क्या होता है ये तो आप जान गए। अब रिंडर पेस्ट ने अफ्रीका के 90% मवेशियों को मार डाला। पशुओं के खत्म होने से अफ्रीका के रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए और उन्हें यूरोपीय उपनिवेशों के लिए मजदूरी करने पर मजबूर करना होना पड़ा, जो कि भाई जिसका ये रोजी रोटी था। 13 प्रश्न देते हैं। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत से अनुबंधित श्रमिक या गिरमिटिया मजदूर मुख्य रूप से किन राज्यों से लेकर जाए जाते, यानी कि जो भारत से जो श्रमिक जाते थे वो किस शहर से जाते थे? तो ये आप लोग का पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों से ये इधर के क्षेत्रों से ये सब जाते थे, ठीक। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए ये गिरमिटिया क्या होता है, यहाँ दिया ना गिरमिटिया, अगर इसमें दिया एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दिया है। 19वीं सदी में गरीबी और कर्ज के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से लाखों मजदूरों को गन्ने के बागानों में काम करने विदेश ले जाया जाता था। अब सोचिए कि इधर के लोग विदेश जाया करते थे मजदूरी करने के लिए, ठीक। भाई कुछ भी नहीं रहेगा तो भाई क्या करे, कहीं से आदमी गुजारा तो करेगा ही। 14 प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए 14 प्रश्न कर रहा है कि त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को किस नाम से जाना जाता था, जिसमें सभी धर्मों के मजदूर हिस्सा लेकर वहां पे, तो ये उसको ये होसे, क्या है होसे, ठीक। यहाँ पे हिस्सा लेते थे ये होसे, ठीक। अब देखिए होसे क्या है? त्रिनिदाद में इमामा हुसैन के नाम पर मुहर्रम के जुलूस को होसे कहा जाता है। अब पूछ देगा कि होसे से क्या समझते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको
बता सकते हैं। यह एक बड़े मेले के रूप में ले लेता था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल होते थे, इसे होसे कहा जाता है। ठीक, अब 15% क्या कर रहा है कि भारतीय अप्रवासियों के कारण त्रिनिदाद और गुयाना में कौन सा संगीत मशहूर हुआ, यानी कि जब उस समय ये हो इस समय हो रहा था तो उसमें कौन सा गाना मशहूर हुआ था, तो ये आप लोग हुआ था चटनी म्यूजिक। कौन सा हुआ था, ये चटनी म्यूजिक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, चटनी म्यूजिक भारतीय और कैरिबियाई संस्कृति के मिलन का परिणाम है। यह नई जगह पर भारतीय मजदूरों द्वारा विकसित की गई रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 16वां क्या है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि हुई, विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि, तो उस समय 25 से आप लोग का 40 गुना की वृद्धि हुई थी। ये आप लोग बात याद रखना। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये समुद्री मार्गों द्वारा पहले ये व्यापार होता था। ठीक, क्योंकि उस समय तो भाई एरोप्लेन हवाई जहाज उतना बड़ी बड़ी जहाजें नहीं होती थी। आज भी जो व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है, क्योंकि भाई बड़े बड़े कंटेनर में सामान रखकर ले जाया जाता है और ले आया जाता है। अब देखिए 17 प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, तो ये 1914 में। ये आप लोग याद रखना क्योंकि ये आ सकता है, ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि 1914 में आप लोग बार बार पूछता है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 में शुरू हुआ, 1918 तक चला। यह मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसके प्रभाव पूरी दुनिया में मशहूर किया महसूस किया, सॉरी भाई। 18 प्रश्न क्या रहा है कि अमेरिका में वृहद उत्पादन और असेंबली लाइन के विख्यात प्रणेता कौन थे, ये थॉमस एडिसन थे कि अब्राहम लिंकन थे कि हेनरी फोर्ड थे कि ये राइट ब्रदर्स थे, तो ये आप लोग ये हेनरी फोर्ड से। ठीक, ये आप लोग याद रखना है। हेनरी फोर्ड ने कार निर्माण में असेंबली लाइन का प्रयोग किया करके उत्पादन की गति में बहुत बढ़ा दिया, जिससे बृहद उत्पादन संभव हो गए। ठीक, चलिए हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है 19वां कि हेनरी फोर्ड ने अपनी कार फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। ये जो हेनरी फोर्ड थे ये अपना कार फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था, तो ये आप लोग को डेट्रायट में आप लोग ये स्थापित किया था। देखिए आप लोग कोई प्रश्न नहीं आ रहा ना तो मतलब दिमाग तुक्का भी तो आप मार ही सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर भैया आप लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। देखिए 20वां प्रश्न कर रहा है, 20वां प्रश्न ये कर रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, यानी विश्व व्यापार में महामंदी उस समय मतलब बहुत महामंदी कब आई थी, 1929 में आई थी। कब आई थी, 1929 में आई थी। ठीक, अब ये महामंदी देखिए आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और यह 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इसे दुनिया भर में रोजगार और व्यापार में को नष्ट कर दिया। 21वां देखो क्या कर रहा है, 21 महामंदी के दौरान 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई थी, तो ये 50% कीमत गिर गई थी, यानी कि समझिए कि आधा गिर गया था। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं वैश्विक महामंदी का भारत पर गहरा असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमतें 50% तक गिर गई, जिससे किसानों की हालात बहुत खराब हो गई थी। ठीक, देखिए 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, 22वां प्रश्न कर रहा है कि अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये जुलाई 1944 को शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पे यहीं पे ये सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, जुलाई 1944 में ये शुरू हुआ था। ठीक, चलिए हम देखते हैं 23वां प्रश्न। 23 प्रश्न क्या कर रहा है कि 23 प्रश्न ये कर रहा है कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है, इसे IMF को बोला जाता है, IMF को, विश्व बैंक और IMF को बोला जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF क्या है, ये मुद्रा कोष है, ये सभी देशों को ये पैसा कर्ज देता है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, ये एक साथ हुई थी, इसलिए इन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान IMF को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये विश्व बैंक, ये दोनों की स्थापना एक ही जगह पर हुई थी। ठीक, ये जो शहर था ये यहाँ पे हुआ था, कहा गया जी, यहाँ पे हुआ था। ठीक, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 24वां प्रश्न कर रहा है कि विकासशील देशों ने अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए कौन सा समूह बनाया था, तो ये G7 बना था। कि कौन सा समूह बना था, G7 बना था, ये आप लोग याद रखना। देखिए विकासशील देशों में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से ज्यादा लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए समूह G77 बनाया। ठीक, आज का लास्ट प्रश्न
कह रहा है कि प्राचीन काल में भारत से दुनिया के अन्य भागों में मुख्य रूप से किस चीज का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट होता था। तो ये देखिए भारत से अक्सर ये सूती कपड़ा और मसाला ही बहुत ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। ठीक, चलिए अब लोग यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। ये अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये नोट्स जो कि आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये नोट्स आप लोग देखने को कहाँ पे मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको सब कुछ नोट्स आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो यहाँ से फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ये है, यहाँ से फटाफट वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, और इसका मैं आपको पीडीएफ बताता हूँ कि आपका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आप लोग इसी वीडियो के नीचे मैं आप लोग गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूपी बोर्ड टॉपर, वहां पे पर मिल जाएगा। ठीक, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।